आप सबको खुश आमदीद। हमारी आज के इस खास वीडियो में आप सबका वेलकम है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल, और आज का मौजू वाकई ऐसा है कि कोई भी इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहेगा। हाँ, सही कहा। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। तो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं ये मुआमला ड्रामे की एपिसोड है जो कल रात को ही टीवी पर चली थी। हाँ, 29वीं किस्त, जिसने सबके जहनों में तजस्सुस पैदा कर दिया है। सही में हम इस एपिसोड की पूरी कहानी आपको अपने अल्फाज में बताएंगे, एक तफसीली जायजा लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक कत्ल की तहकीक नहीं है। यानी इसमें ताकत, धोखे, बदले और इंसानी रिश्तों का एक बेहद पेचीदा जाल है। असल में इस जायजे का जो मकसद है ना, वो किरदारों की नफ्सियात की गहराइयों में उतरना है। हमने सिर्फ वाकयात नहीं गिनाने, बल्कि ये समझना है कि इन फैसलों के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं। मतलब हम देखेंगे कि जब ताकत का नशा और बदले की आग मिलती है तो नतीजा कितना तबाहकुन होता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं सरमद की कहानी से। अच्छा, सरमद का किरदार इस वक्त जिस हालत में है ना, वो वाकई काबिल गौर है। एक ऐसा शख्स जो हमेशा दूसरों पर हुक्म चलाता था, अब कैद खाने की सलाखों के पीछे। हद हो गई। मतलब जो इंसान इतना मगरूर था, वो अब अपनी आजादी के लिए भीख मांग रहा है। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बिल्कुल, यहाँ तक कि अपने चाचा जहांजेब आलमगीर के सामने भी झुकने को तैयार हो गया है। और ये झुकाव कोई आम दरख्वास्त नहीं है, ये एक ताकतवर मर्द की मुकम्मल नफ्सियाती हार है। हाँ, क्योंकि माजी में उसने इन्हीं लोगों को हकीर समझकर छोड़ा था ना। सही कहा, लेकिन जेल की तन्हाई और जो बेबसी होती है उसने सरमद के जहन को बिल्कुल खोखला कर दिया है। वो माजी की सारी दुश्मनियां भुलाने को तैयार है, सिर्फ बाहर निकलने के लिए। लेकिन देखें, माजी इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ता। और यहीं पर जुलेखा की एंट्री होती है, यानी जहांजेब की बेटी, जिसे सरमद ने 9 साल पहले ठुकराया था। ओहो, जुलेखा का गुस्सा, उसका वो एक डायलॉग सब कुछ वाजे कर देता है, जब वो कहती है कि 9 साल पहले तुमने एक फैसला किया था, आज मेरी बारी है। बाप रे, 9 साल का इंतजार। यानी ये कोई थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं था, ये तो बाकायदा एक आग थी जो उसके अंदर जल रही थी। असल में जब किसी को इतनी सख्त जिल्लत का निशाना बनाया जाए तो वो जख्म भरता नहीं है, वो नसूर बन जाता है। जुलेखा 9 साल से सिर्फ किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब सरमद कमजोर पड़े और वो अपना हिसाब बराबर करे। और वक्त ने वाकई उनका साथ दिया। फिर जहांजेब जो मुआहदा पेश करता है, वो तो सरमद की रही सही इंसानियत भी निगल लेने वाला था। जहांजेब की शर्तें सुनकर तो वाकई होश उड़ जाते हैं। शर्त ये है कि सरमद को अपनी तमाम जायदाद और जमीनें जहांजेब के नाम करनी होंगी। सिर्फ जमीनें नहीं, उसे अपनी बाकी बीवियों को तलाक भी तो देनी होगी और सारी जिंदगी सिर्फ जुलेखा के शौहर की हैसियत से गुजारनी होगी। हाँ, एक घर दामाद बनकर जहांजेब की हवेली में एक वजीफे पर गुजारा करना होगा। उसे किसी और औरत से ताल्लुक या अपना जाती कारोबार करने की कोई इजाजत नहीं होगी। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि किसी डूबते हुए शख्स को बचाने के लिए आप उसे उसकी सांस लेने की आजादी ही छीन ले। सरमद ने कैद से निकलकर एक नए कैद खाने को चुन लिया। देखें, जहांजेब की जहनियत समझनी होगी यहाँ। वो सिर्फ दौलत नहीं ले रहा, वो सरमद की मर्दानगी, उसकी आजादी और उसकी पहचान खत्म कर रहा है। सही बात है। हमारे यहाँ इस जागीरदाराना निजाम में सबसे बड़ी जिल्लत किसी को मोहताज बनाना होती है। जहांजेब चाहता तो उसे जेल में सड़ने देता, लेकिन उसने सरमद को एक पालतू जानवर की तरह अपने पास रखने का फैसला किया, ताकि वो हर रोज उसे जलील होता हुआ देख सके। ये तो मुकम्मल बदला है। लेकिन यानी सरमद की इस गुलामी का असर सिर्फ इन हवेलियों तक तो महदूद नहीं रहा ना। बिल्कुल नहीं। ताकत की इन जंगों का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम लोगों को होता है, जिसे हम कोलेटरल डैमेज कहते हैं। हाँ, जिनका इन दुश्मनियों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। सरमद ने कैद खाने से ही अपने गुंडे भेजे थे ताकि वो जहां आरा से जमीनें वापस छीन सकें। और इसी जमीन के कब्जे की कोशिश में आम जिंदगी का सुकून तबाह हो गया। शाहजहां, जो जहां आरा का किराएदार है, वो इन गुंडों के आगे आ जाता है। और उस बेचारे के साथ उसका दोस्त असफर भी होता है। जब इन खतरनाक गुंडों से टकराव होता है तो नतीजा ये निकलता है कि असफर को गोली लग जाती है और वो वहीं मारा जाता है। असफर की मौत इस किस्त का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वो कोई बहादुर सिपाही नहीं था, एक आम सा शहरी था। और उसकी जिंदगी के बारे में जानकर तो सच में आंखें नम हो जाती हैं। एक बेवा माँ का अकेला सहारा, बहनों का अकेला भाई। कुछ महीनों में उसकी शादी होने वाली थी। एक अनजान गोली ने एक पूरा खानदान तबाह कर दिया। लेकिन यहाँ शाहजहां के किरदार पर सवाल उठता है। उसका इस मामले में कूदना ही इस तबाही का सबब बना। यही मैं एक बात सोच रही थी, शाहजहां का अचानक से इस लड़ाई में कूद पड़ना जहां हथियार थे, क्या ये वाकई बहादुरी थी या फिर एक बेवकूफी? मेरा मानना है कि यह मसीहा बनने का शौक था, एक ऐसी बेवकूफी जिसकी कीमत उस मासूम असफर ने अपनी जान देकर चुकाई। मतलब
हीरो बनने के चक्कर में उसने एक आम इंसान की जान खतरे में डाल दी जो सिर्फ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। असल में आम शहरियों को ताकत और तशद्दुद की असल जुबान समझ नहीं आती। शाहजहां को लगा कि ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई है। सही। उसे लगा कि 2 बातें करके मसला हल हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि इन गुंडों के लिए इंसानी जान की अहमियत एक गोली से ज्यादा कुछ नहीं। उसका खामखा का मसीहा बनना असफर के लिए मौत का पैगाम बन गया। और अब शाहजहां सारी जिंदगी एहसास जुर्म का शिकार रहेगा। वो खुद भी तो कहता है कि मैं उसकी माँ का सारी जिंदगी सामना नहीं कर सकूंगा। एहसास जुर्म तो है, लेकिन उसने अपने घर का सुकून भी तबाह कर दिया। उसकी बीवी आयजा को देखें, वो कितनी अदम तहफ्फुज़ का शिकार है। आयजा का दर्द तो बिल्कुल फितरी है ना, एक नई जगह, ऊपर से दुश्मनियां और फिर जहांआरा की वहाँ मौजूदगी। आयजा को तो जहांआरा से वैसे ही जेलसी महसूस होती है। और उस जेलसी और खौफ में उसे लग रहा है कि उसका महफूज घरौंदा तबाह हो रहा है। वो सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं डर रही, उसे अपने रिश्ते के टूटने का भी खौफ है। बिल्कुल। शाहजहां को जब एहसास होता है कि उसका हीरो बनने का शौक उसकी बीवी का सुकून खा गया है, तो वो कहता है कि मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ। अपनी सारी जमा पूंजी कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, सिर्फ अपनी बीवी की तसल्ली के लिए। लेकिन तसादुम की अजीब हकीकत देखें आप। एक तरफ शाहजहां ने जहांआरा के लिए असफर को मौत के मुंह में धकेल दिया, और दूसरी तरफ वही शाहजहां अब जहांआरा से जान छुड़ाने के लिए सब कुर्बान कर रहा है। क्योंकि उस फसाद की असल जड़ तो कहीं और ही जुड़ी हुई है ना। असल आग तो वहाँ लगी है जहाँ से ये सारा खेल शुरू हुआ था, जहांआरा की तरफ। वहीं से कहानी का सबसे हैरत अंगेज और रूफरी हिस्सा शुरू होता है, जब जहांआरा और सरमद का आमना सामना होता है। ये वो नुक्ता है जहाँ लगता है कि जो किरदार सबसे मासूम नजर आता है, बाज़-औक़ात वही सबसे बड़ा मंसूबा साज होता है। जहांआरा खुद को बेनकाब करती है। हाँ, वो बताती है कि 4 साल पहले सरमद को नादिया के कत्ल में फंसाने वाली दरअसल वो खुद थी। सरमद के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई होगी। सरमद जो समझ रहा था कि वो अपने चचा से लड़ रहा है, उसे पता चलता है कि असल दुश्मन तो उसके बहुत करीब थी। सरमद खुद पुकार उठता है कि उसे जहांआरा के मासूम चेहरे ने धोखा दिया। अगर उसे सच पता होता तो वो कब का जमीन देकर सुलह कर चुका होता। ये तो बिल्कुल शतरंज का खेल लगता है। शतरंज का खेल कैसे? यानी जहांआरा ने खुद को एक कमजोर मोहरा जाहिर किया, एक पॉन की तरह। सरमद उसे हकीर समझता रहा, लेकिन असल में वो वजीर निकली जो अब सरमद रूपी राजा को हमेशा के लिए मात देने जा रही है। बहुत खूबसूरत तशबीह दी आपने, लेकिन इसमें एक फर्क है। शतरंज में तो दोनों खिलाड़ी जानते हैं कि खेल शुरू हो चुका है। अच्छा, हाँ। लेकिन सरमद की बदकिस्मती ये थी कि उसे खबर ही नहीं थी कि वो खिलौना बन चुका है। उसका गुमान ये था कि जहांआरा उसके हक में है, जबकि असल में वो उसे फांसी के फंदे तक ले जाने की तैयारी कर चुकी थी। और जहांआरा का गुस्सा यही ठंडा नहीं होता। वो सरमद से साफ कहती है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगी, तुम्हें फांसी दिलाऊंगी। इस फतह और जुनून के पीछे उसकी अपनी नफ्सियात है। किसी वक्त में वो वाकई खुद को मजलूम समझती थी जब दुनिया ने उसे ठुकराया था, लेकिन जब जुल्म सहने वाला खुद ताकत में आता है तो वो इंसाफ थोड़ी करता है, वो तो जुल्म की कमी पूरी करता है। बिल्कुल। जहांआरा के इंतकाम में अब इंसाफ नहीं, दरिंदगी है। वो इस खेल में उतनी ही जालिम बन चुकी है जितने उसके मुखालिफिन थे। और इस दरिंदगी की इंतहा देखें, वो सीधा थाने पहुंच जाती है। कानून के मुहाफिजों के सामने जाकर खुद को नादिया के कत्ल की चश्मदीद गवाह पेश करती है और पूरे एतमाद से दावा करती है कि सरमद ने नादिया को उसकी आंखों के सामने कत्ल किया। लेकिन सुनने वालों के लिए यहाँ अचानक एक खौफनाक फ्लैशबैक सामने आता है। हाँ, वो अजीब सी आवाजें, यानी कोई बेहद खौफजदा होकर कह रहा है कि मेरा हथियार थैले में है, लाओ। और फिर एक वाज़े आवाज गूंजती है, उसे गोली मार दो। ये उसे गोली मार दो के अल्फाज इस बात का सबूत हैं कि जहांआरा सिर्फ एक खामोश तमाशाई नहीं थी, उसका अपना दामन भी दागदार है। और भी उसी ने मंगवाया हो, वो तो खुद एक मुजरिम हो सकती है। और ढीठपन देखें, वो कानून और इंसाफ के निजाम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करिए, सिर्फ अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए। यानी वो सच की तलाश में तो है ही नहीं, वो निजाम को गुमराह कर रही है। एक मुआशरा जिस निजाम से उम्मीद करता है कि वो सच और झूठ का फैसला करेगा, जहांआरा उसी निजाम को अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसे इखलाकी तबाही कहते हैं, जब इंसान बदले में इतना अंधा हो जाए कि उसके लिए सच्चाई और इंसानियत बिल्कुल बेमानी हो जाए। इन सब बातों को समेटते हुए अगर हम इस कहानी का खुलासा करें तो एक बहुत भयानक चेन रिएक्शन नजर आता है। सही। जहांआरा ने सरमद को फंसाया, जिससे सरमद बेबस होकर चचा का गुलाम बनने पर मजबूर हुआ। और उस मसीहा बनने के शौक में असफर जैसा बेगुनाह इंसान बेमौती मारा गया। ये हम सबको बताता है कि हमारे अमाल सिर्फ
हम तक महदूद नहीं रहते। हमारी जाती नफरत और गलत फैसले उन लोगों को तबाह कर देते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। बिल्कुल असफर, इस सब दुश्मनी का वो ज़िम्नी नुकसान है जिसके बारे में ये अमीर और ताकतवर लोग कभी 2 मिनट बैठकर सोचेंगे भी नहीं। इनकी दुश्मनी की फिजा इतनी जहरीली है कि जो भी इनके पास आएगा वो तबाही होगा। तो इस पूरी गहराई में की गई गुफ्तगू के बाद क़ियास और सच्चाई की इस दलदल ने हमें एक बहुत अहम सवाल पर ला खड़ा किया है। और वो सवाल क्या है? देखिए, सोचने वाली बात यह है कि अगर जहां आरा वाकई उस कत्ल के वक्त वहां मौजूद थी और उन आवाजों के मुताबिक शायद वो खुद असल मुजरिम थी, तो आज जब वो गवाह बनकर सामने आई है तो क्या वो सच में इंसाफ मांग रही हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। जब कोई शख्स कानून और इंसाफ का लिबास पहनकर अपनी जाती दुश्मनी निकालता है तो क्या उस वक्त इंसाफ की जीत होती है या दोनों तरफ सिर्फ मुजरिम ही बाकी रह जाते हैं? एक ऐसी दलदल जहां सजा दिलवाने वाला खुद भी कसूरवार हो, वहां सजा कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है? इस पर वाकई सबको गौर करना चाहिए। बिल्कुल गौर कीजिएगा आप लोग भी। खैर, मुझे उम्मीद है आपको इस कहानी का जायजा पसंद आया होगा। मैं आप सबके कमेंट्स का इंतजार करूंगी कि आपका इस सब के बारे में क्या मानना है। अपना ख्याल और अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ, जाने से पहले बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको ऐसी दिलचस्प वीडियोस मिलती रहें। अगली अपडेट तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज।